बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए का छापा इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में छापेमारी जारी। पीएफआई के 12 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त जारी है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो हौस खास में एनआईए की छापेमारी। एनआईए के हौस खास के बल्ली मारान में रेड है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को लेकर छापेमारी लगातार चल रही है। तो बड़ी खबर के तौर पर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में थाना हौस खास इलाके के बल्ली मारन में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजस्थान के टोंक समेत कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र, यूपी में भी एनआईए ने रेड इस वक्त डाली है। अखिलेश सोलंकी इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अखिलेश, एनआईए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सुबह से हम बता रहे हैं कि छापेमारी लगातार जारी है, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, जो बड़ी खबर है, नीमच से खबर आ रही है कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में एक व्यापारी को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ खबर यह है कि भोपाल के खानू गांव में भी एनआईए की रेड इस वक्त चल रही है। और जो जानकारी है, नीमच में व्यापारी दीपक सिंगल ने करोड़ों रुपए का हवाला शेल कंपनियों के जरिए कारोबार किया, जिसके बाद एनआईए ने नीमच में उसको हिरासत में लिया। साथ ही साथ उससे पूछताछ के आधार पर भोपाल में भी एनआईए ने रेड की है और भोपाल के खानू गांव में एक तरह से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो दीपक सिंगल का कनेक्शन चीन से भी बताया जा रहा है, जो हमारी जानकारी है। तो ये जो बड़ी एक तरह से टेरर फंडिंग का जो मॉड्यूल है, उसको तोड़ने की कवायद एनआईए ने की है। और मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर का जो इलाका है, ये जो मालवा का इलाका, हम लगातार बताते रहे कि कैसे सिमी का, पीएफआई का और जो इस तरह की गतिविधियां हैं, उनका केंद्र रहा है। और यही नीमच से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महिमा जी, अवनीश विद्यार्थी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सुबह से यहाँ पर भी रेड है। क्या बड़ी बात कोई निकलकर सामने आई? क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ? देखिए, रेड अभी चल रही है। लखनऊ के मदेगंज इलाके में रेड चल रही है। इसके अलावा बहराइच, भदोही, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन तमाम सारे इलाकों में भी चल रही है। और ये खासतौर पर वो इलाके थे जहां पर पीएफआई की गतिविधियां बहुत ज्यादा थी। एनआईए की टीम सुबह 5 बजे से ही इन इलाकों में पहुंची और उनके साथ एहतियातन जो है सीपीएमएफ की टीम रखी गई थी। पैरामिलिट्री फोर्स जो है उनके साथ है, सीआरपीएफ की। वो जिन लोकेशंस पर उन्होंने रेड डाली है, जिन जगहों पर वो सर्च कर रहे हैं, उन जगहों पर जो है पहले से मौजूद थी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करीब रात जो है 3 बजे से ही लगातार चल रहा है और अब तक जो है ये सर्च जारी है। लगातार ठिकाने अलग अलग जगहों पर बदल रही है एनआईए की टीम। और तमाम जो दस्तावेज और हाल के दिनों में जो पड़ताल हुई है, जो मोबाइल नेटवर्किंग मिली है या फिर जो फाइनेंस ट्रेल मिली है, उसके माध्यम से ये सारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो एक रेड हो रही है, इसमें इसके पीछे एक बहुत बड़े आर्थिक नेटवर्क का खुलासा जो है वो एनआईए करने जा रही है। उस पूरी कवायद में ही ये सारी रेड अक्रॉस यूपी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और सेंट्रल यूपी के भी कई सारे इलाकों में ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। जी, अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अखिलेश, क्योंकि आपने बताया कुछ लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई और अभी भी फिलहाल छापेमारी चल रही है, लेकिन उससे पहले समीर जी के पास चलते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, से पहले भी हमने देखा है कि पीएफआई के कई ठिकानों पर जब छापेमारी हुई थी अलग अलग जगहों पर, तो कई बड़ी बातें, कई बड़े खुलासे निकलकर सामने आए थे। एक बार फिर से छापेमारी और लगातार गिरफ्तारियां यहाँ पर की जा रही, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पीएफआई बैन है, उसके बावजूद छिप छिपाकर कौन कौन लोग इसमें अपना साथ दे रहे हैं, फिर कौन कौन इसको चला रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को लिखकर कहा था कि पीएफआई के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, इसकी गतिविधियां देश विरोधी है, इस पर बैन लगाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पे बैन लगा दिया था। और आप देखिए, बैन लगने के 5 से 7 साल होने के बाद भी पीएफआई की गतियां दक्षिण में ज़्यादा जा रही है। आप देखिए, आज महाराष्ट्र में छापा पड़ा है, राजस्थान में छापा पड़ा है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में छापा पड़ा है, कर्नाटक में छापा है। तो पीएफआई बैन करने के बाद जो पीएफआई के सक्रिय कार्यकर्ता था, जिन्हें हवाले से पैसा मिलता था देश के अंदर कट्टरतावाद फैलाने के लिए, मुस्लिम युवाओं को भड़काने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए, वो पूरे देश में मॉडल ऑपरेशन कर रहा था। और एनआईए की छापेमारी उसी के खिलाफ की गई है। एनआईए को इस बात की जानकारी मिली थी कि पीएफआई अंदरूनी रूप से काफ़ी सक्रिय हो रहा है और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो एनआईए ने उसी आधार पर छापेमारी करी। और मुझे देखिए, 2006 में अंदर सिमी को बैन कर दिया गया था और सिमी के 2006 में बैन होने के बाद 2007 में पीएफआई का जन्म हुआ। और सिमी के जो कार्यकर्ता थे वो ज़्यादातर पीएफआई से जुड़ गए और देश में अपराध बढ़ाने के लिए, आतंकवादी गति को बढ़ाने के लिए, लोगों से पैसा वसूल करने के लिए, हवाला से पैसा देश में लाकर
मुस्लिम संगठनों के द्वारा कुछ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे और एनआईए लगातार छापेमारी इसमें कर रहा था। मुझे लग रहा है एनआईए के पास बहुत पुख्ता सबूत थे, उसके आधार पर एनआईए ने आज विभिन्न राज्यों में छापेमारी की है और ये मॉडल को टूटना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है जब से केंद्र सरकार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की आई है, उसके बाद से लगातार इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे जो संगठन थे, जो पीछे छुप के काम करते हैं, उन पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया भी जाना चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, अखिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, क्योंकि आप बता रहे थे कई लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, क्या किसी तरह का कोई विरोध वहां पर उस वक्त देखने को तो नहीं मिला? और कितनी देर ये छापेमारी चलने वाली है? देखिए महिमा, जिस तरह से जानकारी है कि ये, और जैसे एक जानकारी और मैं जोड़ दूं कि 3 दिन पहले राहुल नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई थी रतलाम से। तो मालवा का जो इलाका है मध्य प्रदेश का कितना सेंसिटिव, और अब हिंदू जो हैं कहीं ना कहीं टेरर नेटवर्क से जुड़ते नजर आए। दीपक सिंघल जिसको हिरासत में लिया गया है, इसका हवाला का कारोबार था, हवाला के जरिए कई देशों में ये कारोबार कर रहा था, जिसकी भनक एनआईए की एटीएस को लगी और जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी का भी इसने पूरा तंत्र बना रखा था। शेल कंपनियों के जरिए हवाला कर रहा है, जीएसटी चोरी कर रहा है और ये जो पैसा है वो ट्रांसफर हो रहा है टेरर जो इकाई है उनमें। तो उससे जब पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ उससे हो रही, हिरासत में लिया गया, पूछताछ के बाद और भी इनपुट्स आएंगे और वही इनपुट जो पहला इनपुट आया उसके आधार पर भोपाल में भी खानू गांव में एनआईए ने दबिश दी है। किसी तरह के कोई विरोध की खबर नहीं है, क्योंकि आप देखिए महिमा, जब भी एनआईए या एटीएस कार्रवाई करता है तो तड़के करता है और किसी को कानो कान उसकी भनक नहीं होती। कार्रवाई होने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि एनआईए ने कोई यहां पर कार्रवाई की है। तो दीपक सिंघल नाम के शख्स जो बड़ा व्यापारी है, बड़ा कारोबारी है, नीमच में इसको हिरासत में लेने के बाद इसके इनपुट पे आधार पर भोपाल में रेड की गई है और भी कई जगह रेड की जा सकती है। जी अच्छा अवनीश, ये जानकारी कि लखनऊ में मध्यगंज के बड़ी पकरिया इलाके में एक ही मोहल्ले में 3 घरों में एनआईए की छापेमारी इस वक्त पड़ रही है और यहाँ पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात है। मैं चाहती हूँ आप ये बताइए कि लखनऊ के अलावा बाराबंकी, बहराइच और इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? देखिए, क्रॉस यूपी छापेमारी चल रही है। पूर्वांचल में भदोही का, बनारस का इलाका, जहां पहले भी एनआईए ने कई सारी गिरफ्तारी पीएफआई एंगल पर की थी, टेरर फंडिंग के मामले में की थी। बनारस के अंदर से काशी के बाहरी इलाकों में कई सारी जगहों से गिरफ्तारियां की गई थी। करीब 17 लोग बनारस में गिरफ्तार किए गए थे। अभी अगर आप लखनऊ के पास की बात करें, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी और बहराइच का जो इलाका है, ये एक तरीके से पीएफआई के लिए गढ़ के तौर पर काम करता रहा। बड़े पैमाने पर युवाओं को यहाँ पर पीएफआई से जोड़ा गया था और जो एक राजनीतिक संगठन एसडीपीआई जो है पीएफआई से जुड़ा हुआ था, उसके अंदर बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। और जो बात पहले सामने आ रही थी कि सिमी के बाद फिर उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय संगठन था वो इंडियन मुजाहिदीन था। वो तमाम सारे जो चेहरे सिमी के साथ काम करते थे, उसके प्रतिबंधित होने के बाद इंडियन मुजाहिदीन के साथ जुड़े। जब उनकी कमर तोड़ी गई तो वो सारे पीएफआई, एसडीपीआई, तमाम और दूसरे संगठनों के साथ जुड़ते चले गए। पर उस मॉड्यूल को क्रैक किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। यही वजह है कि अब जिस रूप में वो सामने आ रहे हैं, कभी वो राजनीतिक चोला ओढ़ लेते हैं, कभी वो कोई व्यापारी बन जाते हैं, अलग अलग भूमिकाओं में सामने आते हैं। पर महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो एनआईए के पास है और उन्हीं के आधार पर, इन पुख्ता इंफॉर्मेशन के आधार पर ये सारी चीजें की जा रही हैं। बाकायदा बुकलेट्स के माध्यम से चंदा तक वसूला गया और वो भी पैसे को जो है वो जो है टेरर एक्ट्स में जो है इस्तेमाल किया गया। तो कई सारे अलग अलग एंगल है, कई बड़े खुलासे अखिलेश उस दौरान भी हुए थे। मुझे लगता है कि आज भी चूंकि छापेमारी चल रही है तो दोपहर बाद तक कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। एहतियात भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एहतियात, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों में छापेमारी चल रही है। हम खुद उत्तर प्रदेश के राजधानी का मुआयना करके आए हैं। पुलिस वहां पे बहुत ज्यादा तैनात है। आसपास इलाके जो हैं, गलियां, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो उनको इनपुट्स मिले हैं उसमें साफ तौर से पता चला है कि अगल बगल घरों में भी उनके सदस्य हो सकते हैं, अगल बगल घरों के भी संबंध हो सकते हैं। आला अधिकारी भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। उनका साफ कहना है केंद्रीय एजेंसियों ने हमसे सहयोग मांगा, इसलिए इलाके को हम सील किए हुए हैं और केंद्रीय सैनिक बलों के साथ साथ उस घरों की तलाशी हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं, घर हैं जो गलियों में रहते हैं, जो काफी दिनों से पीएफआई से लोग जुड़े हुए थे, उसकी तलाशी हो रही है। खासतौर से भौगोलिक
भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इनके किन किन लोगों से संबंध है उसकी जांच हो रही है। इसके साथ साथ हम बात करें तो दूसरे जिलों में भी छापेमारी चल रही है, लेकिन जो स्टेट के अफसर हैं वो इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उनका साफ कहना है कि ये एनआईए की तरफ से छापेमारी है और पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ऐसे में हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारा साफ जो कानून व्यवस्था का पॉइंट है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए उन सब इलाकों में किसी मीडिया कर्मी या किसी अन्य लोगों को जाने से साफ मनाही है, ताकि किसी तरह की जांच एजेंसियों को काम करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी समीर जी, आप सिमी, फिर उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन, पीएफआई और भी ऐसे ना जाने कितने संगठन होंगे छोटे छोटे जो छिप छिपा कर ऐसे काम कर रहे हैं। जरूरत है उन पर कड़ा एक्शन लेने की। बिल्कुल, देखिए ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं जो समाज में सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश करते हैं, वो टीटीएफ मॉडल पर काम करते हैं। टेरर ट्रांसफर मॉडल, टीटीएम मॉडल होता है इनका, टेरर ट्रांसफर मॉडल पे काम करते हैं कि जो इनके पास जानकारी रहती है आतंकवादी की, ये संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन से के साथ उसको शेयर करते हैं और मिलकर किसी हमले की योजना बनाते हैं। और अब ये सिर्फ हमला आतंकवादी हमले में ही शामिल नहीं होते, ये आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। हवाला से पैसा ये लोग करते हैं, ये जीएसटी की चोरी करते हैं, ये नकली नोटों के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन संगठनों ने अपनी दायरा बहुत बढ़ा लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लगातार इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर जिस तरह से करारा प्रहार किया गया, उसके बाद इनकी कमर टूट चुकी है और लगभग सभी बड़े आतंकवादी संगठन जितने भी देश के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं वो सभी बैन हो चुके हैं। लेकिन दक्षिण के कुछ ऐसे एरिया जहां वो लंबे समय से ऑपरेट करने के कारण वहां पर उनको थोड़ा सहयोग मिलता है। वही बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ा, समय की थोड़ी कमी, क्योंकि हमने देखा था दक्षिण में भी उस वक्त कैसे ज्यादा इंपैक्ट इन संगठनों का देखने को मिले, तो उसके बाद इस तरह के एक्शन लिए गए थे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।